तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हम जो अपनी सीरीज चला रहे थे यूपी जीके जीएस की, ठीक है। तो अब सेट नंबर 7 और 8 इन दोनों को हम एक साथ करेंगे कंप्लीट रैपिड फायर रिवीजन में। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलती है तो आप अंत में बता देंगे कि आपको वो किस तरीके से मिलेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सुरकोटजा कहाँ पर स्थित है। तो सुरकोटजा जो है ये कहाँ पर, कच्छ, गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में और कौन कौन से स्थित है, तो लोथल है। कौन, लोथल और धोलावीरा भी यहीं पे स्थित है। लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लोथल जो है वो उसकी खोज 1954 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। कब, 1954 में एस.आर. राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो सरस्वती की सहायक नदी है। कौन सी, भोगवा नदी, जहाँ पर लोथल स्थित है। 1954 में इसकी खोज की जाती है एस.आर. राव के द्वारा। धोलावीरा की बात कर लेते हैं कि धोलावीरा ये भी गुजरात के कच्छ में ही स्थित है। ये एकमात्र ऐसा है जो 3 भागों में बटा हुआ है। धोलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। धोलावीरा किस नदी के किनारे है, तो ये लूनी नदी के किनारे है। किस नदी के, लूनी नदी के किनारे है। धोला यानी कि धो लिया। अब जहाँ पे जो चीज़ धो ली जाएगी वहाँ का जो जल निकासी है वहाँ पे वो भी तो अच्छी होगी ना। तो जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी कहाँ पर थी, तो धोलावीरा में ही जल निकासी सबसे अच्छी थी और लूनी नदी के किनारे ये स्थित था, ठीक है। पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल, तो रोपड़ जो है, कौन सा, रोपड़ है, जिसकी खोज 1953 में वाई.डी. शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके, 1953 में वाई.डी. शर्मा के द्वारा रोपड़ की खोज की गई थी, जो कि सतलज नदी के किनारे है। किसके, सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सुरकोटजा की खोज कब की गई थी, तो 1967-68 में सुरकोटजा की खोज की गई थी, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। और इसकी खोज जो है वो जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। किसके, जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर क्या मिले थे, तो घोड़े के जो अवशेष हैं सुरकोटजा में ही मिले थे, ठीक है। हड़प्पा की खोज की बात कर लेते हैं। तो दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो हुई थी, ठीक है। कब, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है, तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। जिसमें जो विभाग है, ये जो विभाग है भारतीय पुरातत्व, ये कब बना है, तो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। 1826 में क्या हुआ था कि चार्ल्स मैसन के द्वारा रेल लाइन की खुदाई के समय यह सभ्यता प्राप्त हुई थी। कौन सी, हड़प्पा सभ्यता जो है ये 1826 में जब रेलवे की खुदाई चल रही थी उस टाइम, और उस टाइम चार्ल्स मैसन के द्वारा रेल की खुदाई हो रही थी, ठीक है। उस समय ये सभ्यता जो है उसका पता चला था। फिर इसके बाद में 1821 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो खोजा गया। पहला स्थल था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जेम्स प्रिंसेप की बात कर लेते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप वही पर्सन था जिसने अशोक की लिपि पढ़ी थी। कौन सी, अशोक ने 2 लिपियों में अपने जो स्तंभ में वो लिखे थे, एक तो ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की जो लिपि है उसको पढ़ा था। जॉन मार्शल की बात कर लेते हैं। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज होती है। जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी तो उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जो जॉन मार्शल है 1921 में इसके नेतृत्व किया था, ठीक है। 1922 में क्या किया था, तो 1922 में भी इनका ही नेतृत्व था। 21 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और 22 में किसकी खोज हुई, तो मोहनजोदड़ो की खोज होती है। किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसकी खोज होती है। किसकी, मोहनजोदड़ो की। ये किस नदी पर है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अशोक की लिपि कब खोजी गई थी, देखो अशोक की लिपि जो है वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ी गई थी, लेकिन इसकी खोज 1750 में हो गई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो टिफे थेलर के द्वारा हुई थी। किसके, टिफे थेलर के द्वारा 1750 में टिफे थेलर के द्वारा अशोक की लिपि खोज ली गई और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनकी जो अशोक की लिपि है वो पढ़ी गई। और इनकी 2 लिपियाँ थी, एक तो खरोष्टी लिपि, दूसरी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा जाता है। तो सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 प्रतियां किस में कहा गया है, तो अथर्ववेद में
सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये आम जनता से संबंधित है। समिति जो है वो आम जनता से संबंधित है और सभा जो है वो राजनीतिक संस्था तथा श्रेष्ठ एवं संस्थानों से के लोगों से संबंधित है। देखो सभा का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, जहाँ पे संस्थान कोई बना हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो राजनीति में होते हैं। और दूसरे कोई श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों से संबंधित सभा थी। और समिति किसकी लगाई जाती थी, तो आम जनता के लिए ये लगाई जाती थी। और ये दोनों ही सभा एवं समिति किसकी 2 पुत्रियाँ, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ मानी गई हैं, तो अथर्ववेद में ये मानी गई हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। क्या होत्र कहा जाता है, जो कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। कितने हैं, 1028 जो है वो सूक्त है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे, तो अर्धवायु कहते थे। क्या, अर्धायु जो है अथर्ववेद को पढ़ने वाले को, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहा जाता था। सामवेद वाले को क्या कहा जाता था, तो उद्गाता कहा जाता था। देखो सामवेद संगीत से संबंधित है और गाता क्या गाएगा, संगीत ही तो गाएगा, ठीक है। तो उद्गाता जो है वो किसको कहा जाता था, सामवेद को कहा जाता था। और ये किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं, तो अथर्ववेद को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा कहा जाता था। इसमें क्या है, जादू टोना कर्मकांड से संबंधित ये वेद है, ठीक है। और ये लास्टवां वेद है। और पहले वेद की बात कर लेते हैं, फिर सबसे पुराने वेद की, तो वो ऋग्वेद है। जूनागढ़ का अभिलेख किसने बनवाया था, तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन ने बनवाया था। किसने, रुद्रदामन ने बनवाया था। हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने कराया था, तो हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण जो खारवेल ने करवाया था। किसने, खारवेल ने करवाया था। भीतरगांव जो कि कानपुर में स्थित है, ठीक है। भीतरगांव अभिलेख जो है वो कानपुर में स्थित है। ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। किसके, स्कंदगुप्त के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। बोजाककुई अभिलेख की बात कर लेते हैं, जो 1400 BC में बना था। कौन सा, बोजाककुई। ये ईरान से भारत आए आर्यों का उल्लेख करता है, जिसमें मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में क्या पड़ता है, ईरान। और ईरान से जो है वो भारत में आए थे। इसका निर्माण जो है वो बोजाककुई अभिलेख में मिलता है। वैदिक सभ्यता के निर्माण की बात कर लेते हैं, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, तो आर्य हैं। कौन है, आर्य हैं, जिनका निवास क्या था, तो सप्तसेंधा प्रदेश जो कि पंजाब में स्थित है। कौन सा, सप्तसेंधा प्रदेश, जिसको हम पंजाब कहते हैं, इनका निवास था। किसका, आर्यों का जो निवास है वो था। वैदिक सभ्यता के निर्माता कब से कब तक हुआ, वैसे तो वैदिक सभ्यता की बात कर लेते हैं, तो ये 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक सभ्यता चलती है, जिसको 2 भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक कालों को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और वैदिक सभ्यता की बात कर लेते हैं, तो ये 1500 से 600 BC तक चलता है। इसके बाद में ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 BC तक चलता है। और फिर 1000 BC से लेकर 600 BC जो है वो उत्तर वैदिक काल जो है वो चलता है। ईरान के अवेस्ता ग्रंथ की तुलना ऋग्वेद से की गई। आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत के ऋग्वेद के बराबर किसकी कौन सा ग्रंथ है, तो अवेस्ता है। और अवेस्ता कहाँ का है, ये ईरान का है। कहाँ का है, अवेस्ता ग्रंथ जो है वो कहाँ का है, ईरान का है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो आपने कहानी सुनी होगी, जब वो घोड़ा से कहीं जा रहे थे तो पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बच्चे को देखा और एक मृत शरीर को देखा। तो जब वो उन्होंने अपना घर त्यागा था तो उसका प्रतीक क्या था, तो एक घोड़ा था, ठीक है। जब महापरिनिर्वाण किया था, कौन सा, महापरिनिर्वाण, तो यानी कि उनकी मृत्यु जब हुई थी तो उसका चिन्ह क्या था, तो पद चिन्ह था। जन्म का चिन्ह क्या था, तो कमल एवं सांड जो है वो उनके जन्म का प्रतीक था। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। तो उनके ज्ञान प्राप्ति का जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है वो किसको माना जाता है, पीपल वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष को माना जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता था, तो महाविनिष्क्रमण जो है वो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन इनके प्रथम उपदेश को कहा गया। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले यानी कि 1947 के बाद जो पहले वित्त मंत्री बनाए गए, तो वो पहले वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे, तो आर के षणमुखम शेट्टी जो है इनको बनाया गया था। और आर के षणमुखम शेट्टी ही वो पर्सन थे जिन्होंने पहला बजट पेश किया था, ठीक है।
शिक्षा विधि मंत्री कौन थे उस टाइम? तो विधि मंत्री कौन थे? V.R. अम्बेडकर जो हैं वो इसके विधि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो शिक्षा मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे। बजट की बात कर लेते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है वो 112 आर्टिकल में लिखा गया है। सबसे पहले वार्षिक वित्तीय विवरण कब आता है? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में ये पहला वित्तीय विवरण जो है वो लाया था। स्वतंत्रता के बाद 1947 में जो वित्तीय विवरण है वो पहला बजट, जिसको हम बजट के रूप में जानते हैं, ठीक है। अभी बताया कि R.K. षणमुखम सेट्टी ही थे, इन्होंने जिसने स्वतंत्रता के बाद पहला बजट जो है वो पेश किया था। सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश किया गया है वो किसके द्वारा पेश किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा सबसे ज़्यादा बार जो बजट है वो पेश किया गया। कितनी बार? तो 10 बार। पहले हैं जिन्होंने बजट पेश किया षणमुखम सेट्टी भारत के, सबसे ज़्यादा बार तो मोरारजी देसाई ने किया है। कितने बार? 10 बार किया है। और महिलाओं की बात कर लेते हैं तो महिलाओं में अभी वर्तमान में जो है कौन, निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने वर्तमान में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने छः बार इन्होंने जो है वो बजट जो है वो पेश किया गया है। 1 फरवरी से लगातार 1 फरवरी को कब से जो है किस सन से 1 फरवरी को बजट जो है वो पेश किया जाता है? 2017 के बाद से, 1 फरवरी 2017 के बाद से लगातार 1 फरवरी को ही जो बजट है वो पेश किया जाने लगा है, ठीक है। मसौदा समिति की बात कर लेते हैं तो मसौदा समिति के सदस्य कितने थे? तो मसौदा समिति में सदस्य जो थे वो 7 थे। कितने थे? 7 सदस्य थे मसौदा समिति में। और इसका गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है मसौदा समिति का। किसका? मसौदा समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को होता है। और कार्य क्या है इसका? संविधान के प्रारूप की जांच करना। क्या काम है इसका? संविधान के प्रारूप की जांच करना मसौदा समिति का जो है वो काम था, जिसमें 7 सदस्य थे और 1947 को इसका गठन किया जाता है। मसौदा समिति का प्रारूप पेश किसने किया था? तो मसौदा समिति का जो प्रारूप पेश है वो अक्टूबर 1947 में B.N. राव के द्वारा मसौदा समिति का जो प्रारूप है वो पेश किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प पेश, उद्देश्य प्रस्ताव बात कर लें, फिर उद्देश्य संकल्प कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसको पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। संविधान में प्रस्ताव के रूप में शामिल कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के प्रस्ताव के रूप में शामिल कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के रूप में प्रस्ताव को शामिल किया गया। पहली नवनिर्वाचित संसद कब बनाई गई थी? तो पहली नवनिर्वाचित संसद जो है वो 1952 में, कब? 1952 में बनाई गई थी। और प्रथम चुनाव जो है वो 1951-52 में हुए थे। 51 में चुनाव हुए तभी तो प्रथम लोक जो नवनिर्वाचित संसद है तभी तो 52 में बनाई गई थी, ठीक है। फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं तो फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप है? एक तो रोवर्स कप है, दूसरा संतोष ट्रॉफी है और यूरो कप है। कौन सी? यूरो, संतोष और रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का आयोजन वेस्टर्न इंडिया एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। किसके? वेस्टर्न इंडिया एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल का जो मैच है वो किया जाता है। हॉकी की बात कर लेते हैं तो एशिया कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। महाराणा रणजीत सिंह कप, कौन सा? एशिया कप। और महाराणा रणजीत सिंह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। वॉलीबॉल की बात कर लेते हैं तो सिवंथी गोल्ड कप, कौन सा? सिवंथी गोल्ड कप जो है वो किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन की बात कर लेते हैं तो लवलीना बोरगोहन किस श्रेणी से खेलती हैं? तो 69 किलोग्राम श्रेणी से जो है वो ये मुक्केबाजी है लवलीना बोरगोहन, ठीक है। ये किस श्रेणी से खेलती है? तो 69 किलोग्राम भार से ये खेलती हैं। 2023 की महिला विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। कहाँ पर? 2023 में जो महिला विश्व चैंपियनशिप हुआ था इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और कहाँ पर जीता था? तो नई दिल्ली में इन्होंने ये जो है वो जीता था। 2022 की बात कर लेते हैं, एशियन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो 2022 की एशियन चैंपियनशिप जो कि दुबई में हुई थी, यहाँ पर भी उन्होंने लवलीना बोरगोहन ने क्या जीता था? तो गोल्ड मेडल यहाँ पर भी इन्होंने जीता था, ठीक है।
टोक्यो ओलंपिक में 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक हुए थे और अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक होने हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या जीता था, लवलीना बोरगोहेन ने, तो कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जो है वो जीता था। महिला विश्व चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं, तो महिला विश्व चैंपियनशिप रसिया में हुई थी और वहाँ पे इन्होंने क्या जीता था, तो कांस्य जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज जो मेडल है वो जीता था। वनडे विश्व कप की बात कर लेते हैं, तो वनडे विश्व कप 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था। पहला विश्व कप जो है वो भारत ने कब जीता था, तो 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना जो पहला विश्व कप है वो जीता था। और 2011 में भारत ने किसको हराया था, तो श्रीलंका को हराकर अपना दूसरा विश्व कप जो है वो 2011 में जीता था। पहला 1983 में जीता, दूसरा 2011 में जीता। पहले जो हराया था वो वेस्ट इंडीज को हराया, फिर श्रीलंका को हराया। 2 बार भारतीय जो भारत है वो विश्व कप चैंपियन बन चुका है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम की बात कर लेते हैं, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम जो है वो 2026 में भारत में होगा। कब होगा? 2026 में भारत में होगा। कौन सा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। 2009 में हैदराबाद में हुई थी विश्व चैंपियनशिप जो है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये 2009 में लास्ट टाइम हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। और अब कब होगी? तो 2026 में भारत में की जाएगी। पहली बार आयोजन इसका कहाँ हुआ था, तो 1977 में स्वीडन में इसका जो आयोजन है वो किया गया था, ठीक है। 1983 में कांस्य पदक 1983 में जो पहला कांस्य पदक है वो किसके द्वारा जीता गया था, तो दीपिका पादुकोण के पिता जो हैं, जिनको हम प्रकाश पादुकोण के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपना प्रथम, और ये प्रथम भारतीय भी रहे थे, ठीक है। फौजाद मिर्जा की बात कर लेते हैं, तो फौजाद मिर्जा ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और ये किससे संबंधित हैं, तो ये घुड़सवारी से संबंधित है। किससे? घुड़सवारी से संबंधित है फौआद मिर्जा। 2018 में व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता था, तो सिल्वर जीता था। क्या जीता था? और टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत स्पर्धा, यानी कि खुद भी खेले थे अकेले और साथ में दूसरे में टीम भी खेली थी एक में, तो इन्होंने दोनों में ही उन्होंने क्या जितवाया था, तो सिल्वर जो है वो जितवाया था। कब? 2018 में। फौआद मिर्जा को इसलिए जाना जाता है और 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। किसे? फौआद मिर्जा को। चैतियागिरी बिहार मेला की बात कर लेते हैं, तो चैतियागिरी बिहार मेला कहाँ पर, बिहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो एमपी में ये चैतियागिरी महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। कहाँ पर? एमपी में। और कब मनाया जाता है, तो नवंबर माह में जो है वो मनाया जाता है। नीरमहल महोत्सव की बात कर लेते हैं या फिर खर्ची पूजा की बात कर लेते हैं, तो खर्ची पूजा या फिर नीरमहल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। या फिर होजागिरी की बात कर लेते हैं, वो भी कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया जाता है। बोनालू कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू उत्सव। माही नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो धार जिला यानी एमपी में स्थित है। कहाँ पर? माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो एमपी के धार जिले में स्थित है। वानस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वानस नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजसमंद जिला, अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजसमंद जिला पड़ता है और अरावलियों की पहाड़ियों के बीच में राजस्थान में वानस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है, जिसे हम क्या कहते हैं, वानस नदी को होप ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। होप ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से किसको जानते हैं, तो बानस नदी को जानते हैं। किसके? बानस नदी को होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से और राजसमंद जिले से। तापी नदी की बात कर लेते हैं, तो ये बैतूल एमपी से निकलती है। कहाँ से? बैतूल एमपी से तापी नदी जो है वो निकलती है। नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं, तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से ये निकलती है। कहाँ से? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो होता है। श्रीनगर का आभूषण या कश्मीर का मुकुर किसको बोलते हैं, तो कश्मीर का जो मुकुर है या फिर श्रीनगर का आभूषण है ये किसको कहते हैं, तो डल झील को कहते हैं। किसको? डल झील को कहते हैं। 8 ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? बृहस्पति, अब, यानी कि ये याद रखेंगे, बृहस्पति, अब, ब्रस, ये ट्रिक याद रखेंगे। बृहस्पति, ब्रस, अब। बू से बुध, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी, माँ से मंगल, और ये आ जाते हैं ब्रा से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण। क्या याद रखेंगे? बृहस्पति, ब्रस, अब याद रखेंगे। बृहस्पति और ब्रस, अब
इतना याद रखेंगे, ठीक है। ये किस में आते हैं, तो ये वाह या फिर जैवियन ग्रह कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम वाह ग्रह या फिर जैवियन ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। सॉरी, इनको आंतरिक और भारी भीतरी ग्रह, यानी कि क्योंकि ये सूर्य जैसे ये वाला है, ठीक है, सूर्य यहाँ पे है, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह या फिर बाहरी ग्रह, भीतरी ग्रह कहते हैं। क्या, भीतरी ग्रह और आंतरिक ग्रह इनको कहते हैं ऊपर वाले को, और बाहर या फिर जैवियन ग्रह जो है वो इनको कहा जाता है इन चार को, ठीक है। बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या कहते हैं, वाह और या फिर जैवियन ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से जो जितने पास हैं उसको ही तो आंतरिक या भीतरी ग्रह कहेंगे, ठीक है। माजुली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में एक नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से होकर निकलती है, फिर भारत आती है और भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है। कहाँ से, तिब्बत से होकर भारत में, फिर बांग्लादेश में होकर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल में प्रवेश करती है। कहाँ पर, भारत में जो है वो अरुणाचल में प्रवेश करती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो, ठीक है। बांध, नदी और स्थान। बांध कहाँ कहाँ के हैं, देखो कांडला बांध कहाँ पर स्थित है, तो माही नदी पर स्थित है ये, और महिसागर जिला गुजरात में स्थित है। कौन सा, कांडला जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के महिसागर जिले में ये स्थित है। निजाम सागर बांध की बात कर लेते हैं, तो निजाम सागर बांध जो है वो मंजरा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर, मंजरा नदी पर तेलंगाना में ये स्थित है। धरोई बांध की बात कर लेते हैं, तो साबरमती नदी पर ये स्थित है और गुजरात में ये स्थित है। उकाई बांध की बात कर लेते हैं, तो ताप्ती नदी पर ये उकाई बांध स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में ये तीनों है, कांडला, धरोई और उकोई। कौन से, कांडला, धरोई और उकोई, बस नदियाँ अलग अलग है। कांडला माई नदी पर है, धरोई साबरमती पर है और उकाई तापी नदी पर है, ठीक है। नॉस्ट्रो खाता किसको कहते हैं, ऐसा खाता जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है वो दूसरे देश में नौकरी कर रहा है, अब उसको भी तो खाते की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर वो जो भारत में पैसा भेजेगा वो भी तो किसी खाते के द्वारा ही भेजेगा अपनी फैमिली मेम्बर को, तो उसका जो रखरखाव करती है उस खाते को, वो जो खाता होता है उस खाते को हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रो खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रो खाता जो है वो बोलते हैं। बोस्ट्रो खाता क्या है, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा, मान लो कोई बाहर का व्यक्ति है और भारत में निवास कर रहा है और वो भारत से पैसा भेज रहा है विदेश में, तो उसको क्या बोलेंगे, बोस्ट्रो खाता बोलेंगे। कौन सा, यानी कि विदेशी अगर भारत में है तो उसको बोस्ट्रो बोलेंगे, और भारतीय अगर विदेश में है तो नॉस्ट्रो बोलेंगे, ठीक है। उसका अगर खाता है तो भारत में व्यापारिक बैंक जो शीर्ष 100 में शामिल है, तो भारत का व्यापारिक बैंक जो शीर्ष 100 में शामिल है वो कौन सा है, SBI है। और SBI की स्थापना कब होती है, 1955 में SBI की स्थापना होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ICICI बैंक की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना 1994 में होती है। कब, 1994 में ICICI बैंक की स्थापना होती है। HDFC की बात कर लेते हैं, तो 1994 में ICICI और HDFC दोनों की स्थापना होती है। कोटक महिंद्रा की बात कर लेते हैं, तो कोटक महिंद्रा जो है वो 1985 में इसकी स्थापना होती है। कब, 1985 में। कलकत्ता बैंक की बात कर लेते हैं, तो 1806 में कलकत्ता बैंक की स्थापना होती है। बॉम्बे बैंक की स्थापना 1840 में होती है। मद्रास बैंक की स्थापना 1843 में होती है। मद्रास बैंक को ही 1921 में इम्पीरियल बैंक कर दिया गया था, और फिर 1955 में इसको SBI बना दिया गया। मद्रास बैंक को पहले इम्पीरियल बैंक में परिवर्तन किया गया, फिर इम्पीरियल बैंक से SBI में परिवर्तन 1955 में कर दिया गया, ठीक है। 1921 में इम्पीरियल बैंक बना दिया गया, किसको, मद्रास बैंक को, जो कि 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र कितने हैं, तो भारत में जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 12 है। कितनी है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की संख्या 12 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं जो है वो भारत का लिंग अनुपात है। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का है, तो सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। प्रत्येक 1000 पर्सन में 1084 फीमेल्स है। कितनी है, 1000 में 1084
महिलाएं हैं। सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम जो है वो हरियाणा का है। हरियाणा का कितना है, 879 है, कितना, लगभग 880 के पास में हम जा सकते हैं। कहाँ का है, हरियाणा का है। सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो सर्वाधिक संख्या की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ की है, यूपी की है सर्वाधिक संख्या, ठीक है। सबसे कम संख्या कहाँ की है, तो सबसे कम संख्या जो है वो सिक्किम की है। कहाँ की है, सिक्किम की है। ग्रामीण सहकारी सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में हुई थी। किसमें, ग्रामीण सहकारी सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के रूप में हुई थी। कब, स्वतंत्रता के समय। प्रभा वर्मा की बात कर लेते हैं। तो प्रभा वर्मा को क्या 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है, जो कि मलयालम से संबंधित है। कौन, प्रभा वर्मा जो है एक कवि है। कौन है, प्रभा वर्मा एक कवि है जिन्हें 2023 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और ये मलयालम से संबंधित है। 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान जो है वो किसको मिला है, तो वो प्रभा वर्मा को मिला है। किस कृति के लिए मिला है, तो रौद्र स्वावित्कम के लिए इन्हें मिला है। किस कृति के लिए मिला है, रौद्र स्वावित्कम के लिए इन्हें मिला है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 2022 में इसको प्रकाशित किया गया था। मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर है। पाम ऑयल के मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर खोला गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है 9 मार्च 2024 को। कहाँ पर, पाम ऑयल संयंत्र कहाँ खोला गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको खोला गया है। जिसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी ने 9 मार्च 2024 को किया था। डायना मेमोरियल अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो डायना मेमोरियल अवार्ड जो है वो मानसी गुप्ता ने प्राप्त किया है। किसने, मानसी गुप्ता और उदय भाटिया दोनों लोगों को ये मिला है, ठीक है। पीवी नरसिंह राव पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो पीवी नरसिंह राव पुरस्कार जो है वो रतन टाटा को मिला है। किसको, रतन टाटा को पीवी नरसिंह राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डायना ब्रिटेन की बहू थी। कौन थी, डायना जो है वो ब्रिटेन की बहू थी, जिनकी मृत्यु 1997 में हो गई थी और इनकी ही याद में डायना मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया गया है, तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया को ये दिया गया है। अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर 8 पर। कितने, सेट नंबर 8 पर। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमात्य क्या है, तो आमात्य किसको कहते थे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में, तो मंत्री और अधिकारी जो होते थे उनको हम आमात्य कहते थे। क्या, आमात्य जो है वो मंत्री और अधिकारी को कहा जाता था। कौटिल्य के अन्य नाम की बात कर लेते हैं। तो इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है कौटिल्य को। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन, कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। कौटिल्य पहले गणानंद के दरबार में रहते थे। कौटिल्य पहले किसके दरबार में रहते थे, गणानंद के दरबार में रहते थे। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ जाते हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। कौन, कौटिल्य, जिनको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो लिखी गई है, ठीक है। कौटिल्य द्वारा 7 सप्तांग बनाए गए। कौन, 7 सप्तांग जो है वो कौटिल्य के द्वारा बनाए गए। सिर कहाँ है, राजा जो है वो सिर कहाँ है। आमात्य किसको कहते थे, तो आँख को कहते थे। जनपद किसको कहते थे, तो जंगा को कहते थे। दुर्ग किसको कहते थे, तो बाह को कहते थे। कोष किसको कहते थे, तो मुख को कहते थे। दंड सेना बल को क्या कहते थे, तो मस्तिष्क कहा इन्होंने। मित्र किसको कहा है, तो कान को इन्होंने मित्र कहा है। मौर्य साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी की बात कर लेते हैं। तो उत्तरापथ की बात कर लेते हैं। तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ रही है, तो तक्षशिला रही है। कहाँ पर, उत्तरापथ की राजधानी है वो तक्षशिला रही है। अम्बती राष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो अम्बती राष्ट्र की जो राजधानी है वो उज्जैनी रही है। क्या, उज्जैनी रही है। कलिंग की बात कर लेते हैं। तो कलिंग की जो राजधानी रही है वो तोसला रही है। कौन सी, तोसली रही है। कौन सी, तोसली। दक्षिणापथ की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणापथ की जो राजधानी है वो सुवर्णागिरी रही है। क्या, सुवर्णागिरी रही है। प्राची की बात कर लेते हैं। तो प्राची की राजधानी कहाँ रही है, तो पाटलिपुत्र जो है वो रही है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया गया था। अशोक के समय 5 भागों में, इनमें ये जो 5 भाग हैं, कौन से, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राची, इनको अशोक के समय मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया गया था। शुंग वंश के शासक की बात कर लेते हैं। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है। कौन है, पुष्यमित्र शुंग जो है
वो हैं शुंग वंश के शासक। अंतिम शासक की बात कर लेते हैं तो देवभूमि की हत्या वासुदेव ने की थी। किसने? देवभूमि की जो हत्या है वो वासुदेव ने की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो भद्रथ था। और भद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र सिंह ने की थी। मौर्य वंश का शासक कौन है? तो मौर्य वंश के जो शासक हैं वो अशोक और बिंदुसार भी थे। कर्ण वंश की बात कर लेते हैं तो वासुदेव जो है वो कर्ण वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, कुषाण वंश और कर्ण वंश दोनों अलग अलग हैं। कुषाण वंश के हैं कुजुल कडफिसेस और कर्ण वंश के हैं कौन? वासुदेव। ठीक है, कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो सुशर्मा थे। कौन थे? सुशर्मा थे। सुशर्मा को हत्या सुमुख ने की थी। किसने? सुशर्मा की जो हत्या है वो किसने की थी? तो सुमुख ने सुशर्मा की हत्या कर दी थी, जो कि कर्ण वंश के अंतिम शासक थे। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन ही थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन ही थे। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। राजधानी इनकी कौन सी थी? तो राजधानी इनकी मान्यखेत थी। किनकी? राष्ट्रकूट वंश की। प्रसिद्ध शासक कृष्ण प्रथम की बात कर लेते हैं तो प्रसिद्ध शासक कृष्ण प्रथम ने क्या बनवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं वो गोपाल हैं। कौन है? गोपाल हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन है? तो नागभट्ट जो है वो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल है। कौन है? विजयालय चोल जो है वो चोल वंश के संस्थापक हैं। कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रकूट वंश जो है वो ध्रुव प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश की बात कर लेते हैं तो वत्सराज के द्वारा कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो हुआ था। इसमें जीत गुर्जर प्रतिहार वंश की होती है। तीसरा उसके बीच में हुआ था तो पाल वंश और धर्मपाल के बीच में देखो कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो 3 लोगों के बीच में होता है, राष्ट्रकूट वंश और ध्रुव प्रथम के बीच में। दूसरा गुज्जर प्रतिहार वंश और वत्सराज के बीच में। पाल वंश और धर्मपाल के बीच में होता है, जिसमें जीत किसकी होती है? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की जीत होती है। बृहदेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावर तमिलनाडु में इसकी स्थापना होती है। किसकी? बृहदेश्वर मंदिर की। और कौन करवाता है? तो चोल साम्राज्य के राजा प्रथम जो है वो इसकी स्थापना बृहदेश्वर मंदिर की करवाते हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु किसके? तंजावर या फिर तंजौर जिले में इसकी स्थापना होती है, जिसका अन्य नाम क्या है? तो राजेश्वर मंदिर जो है, कौन सा? राजेश्वर मंदिर, जो कि राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इनका जो दूसरा नाम है वो रखा जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप मॉडल का दूसरा नाम क्या है? तो संसार के संसदीय स्वरूप मॉडल का दूसरा नाम बेस्ट मिनिस्टर है। ब्रिटेन की संसद जिस स्थान उस स्थान का क्या कहते हैं? तो ब्रिटेन की जो संसद है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो बेस्ट मिनिस्टर कहा जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप का मॉडल दूसरा नाम क्या है? तो बेस्ट मिनिस्टर है। संविधान, ब्रिटेन के संविधान की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो देखो, एक तो एकल नागरिकता है, ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधि का शासन जो है, कौन सा? विधि का शासन जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति की जो औपचारिक प्रधानता है ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना के महान आदर्शों का उल्लेख कितने प्रकार से होता है? तो प्रस्तावना के महान आदर्शों का उल्लेख जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता में होता है। 2 प्रकार की समानता है और 3 प्रकार के न्याय है। क्या है? प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है जिसमें हम अवसर और प्रतिष्ठा को जानते हैं, और 3 प्रकार के न्याय हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में और क्या क्या बोला गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना का राजनीतिक जन्म कुंडली किसको माना जाता है? तो प्रस्तावना के राजनीतिक जन्म कुंडली के रूप में के.एम. मुंशी को जाना जाता है। तो प्रस्तावना की आत्मा किसको कहा जाता है? तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। परिचय पत्र की बात कर लेते हैं तो नाना
पालकी बाल को ने ये प्रस्तावना की जो परिचय पत्र है वो बोला है। ठीक है, विचारों को जानने या फिर विचारों की कुंजी या फिर मुख्य नोट किसको बोला गया है? तो अर्नेस्ट वार्कर को जाना जाता है। संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जेम्स मैडिसन को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जो जनक है वो भीमराव अंबेडकर के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के भेद लिंग या फिर जन्मस्थान के रूप में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 क्या है? तो उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 19 में क्या है? तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। किसमें? अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी मतलब कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, अपनी जो विचार हैं वो रख सकते हैं, सभा बना सकते हैं। ठीक है, बोझ संघ, आवागमन, बस व्यापार, आपने ये ट्रिक जो है वो सुनी होगी। ठीक है, तो ये 19 के सभी पार्टों तक शामिल है। आर्टिकल 21 में क्या है कि श्रमिकों के लिए गर्मा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों को पालन सुनिश्चित करने के लिए वहाँ है। ठीक है, यानी कि श्रमिकों को यानी कि जीवन निर्वाह से संबंधित है आर्टिकल 21। हैबियस कॉर्पस की बात कर लेते हैं या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का अर्थ क्या है? तो सशरीर पेश किया जाए, किसी सशरीर जो है वो पेश किया जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण में या फिर हैबियस कॉर्पस जिसका अर्थ होता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जाहिर करती है जिसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है। और हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी है। ठीक है, आर्टिकल के सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में बोला गया है और हाई कोर्ट के 226 में ये चीज़ बोली गई है। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी जो है वो की जाती हैं। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ, आप अपने मालिक के खिलाफ कोई आर्टिकल 43 के तहत उनके ऊपर FIR कर सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की जो रिट अभी हमने बताई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं वो कौन सी हैं? तो देखो, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा जो है वो इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी की जाती हैं। आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता जो है वो आर्टिकल 44 के द्वारा आर्टिकल 44 में आता है। ठीक है, जो कि पहले प्रथम राज्य है जहाँ पे गोवा में लगाई गई थी। कब? पुर्तगालियों के समय। आज़ादी के बाद कहाँ पर लगाई गई? अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर लगी हुई है? तो 2024 में जो अधिनियम है वो बनाया गया कि 2024 में समान नागरिक संहिता जो है वो उत्तराखंड में लगाई गई थी। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या कहता है? 6 साल से कम आयु के बच्चों की देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो माता पिता के ऊपर होगा। आर्टिकल क्या 45 ये कहता है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्त से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट होती है और उसको अगर छुट्टी चाहिए तो उसको छुट्टी के साथ में उसको उसकी सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात की बात कर लेते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। MP के जबलपुर भेड़ाघाट पर ये है। जिसको धुआंधार जलप्रपात किस बांध में है? तो ये सरदार सरोवर बांध में स्थित है। ठीक है, महानदी की बात कर लेते हैं। महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो पश्चिमी घाट से किस नदी का उद्गम होता है? तो मांडवी नदी का उद्गम जो है वो पश्चिमी घाट से होता है। लूनी नदी का उद्गम किस स्थान से, कहाँ से होता है? तो अजमेर से होता है। अजमेर की अरावली श्रेणी की नागा पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम जो है वो होता है। बानस नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो राजसमंद जिला राजस्थान में अरावली की श्रेणी एवं खारवेल पहाड़ी से बानस नदी का बानस नदी का उद्गम है वो होता है। भारत में मीठे पानी की झील की बात कर लेते हैं तो हम बुलर झील के नाम से मीठे पानी की झील को जानते हैं और खारे पानी की झील को हम चिल्का झील या फिर लेगून झील के नाम से जानते हैं जो कि उड़ीसा में स्थित है। भीमताल झील कहाँ पर स्थित है? तो भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। बाड़ा पानी या फिर उमियम झील की बात कर लेते हैं तो बाड़ा पानी या फिर उमियम झील जो है वो मेघालय में स्थित है। कौन सी भूकंप तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं? तो प्राइमरी तरंगें जो हैं
वो सबसे तेज होती हैं। कौन सी? ठोस जो है, ठोस, द्रव, गैस, 3 तरह की प्राइमरी तरंगें होती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे तेज कौन सी होती है? तो ठोस जो है वो सबसे तेज होती है। भूकंप आने पर रेडॉन गैस की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो भूकंप आने पर कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडॉन गैस की जो मात्रा है वो भूकंप आने पर बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें कौन सी हैं? जिन्हें हम लव तरंगें कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। और धरातलीय तरंगें जो है जिन्हें हम दूसरा इनका नाम से जानते हैं, कौन सी? धरातलीय तरंगें या फिर लव तरंगें जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और रेडॉन जो है वो भूकंप आने से सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा कौन सी हो जाती है? तो रेडॉन है। अभी आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, कहाँ पर थे हम? यहाँ पर। सुंडा जल संधि किन 2 महासागरों के बीच में होती है? तो जावा और हिंद महासागर के बीच में सुंडा जल संधि है, होती है। अंडमान एंड निकोबार के बीच में और दक्षिण चीन सागर के बीच में कौन सी जल संधि होती है? तो मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान निकोबार एंड दक्षिण चीन सागर के बीच में है। पाक जल संधि की बात कर लेते हैं, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में पाक जल संधि हुई है। कुक जल संधि की बात कर लेते हैं, तो तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर जो है वो कुक जल संधि के रूप में जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात कर लेते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जानते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है, या फिर जिसको हम बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, तो वो कौन है? गोदावरी को ही जानते हैं। इसके दक्षिण भारत की गंगा के में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो संभाजी नगर, निजामाबाद, नासिक और राजमुंदरी जो है वो गोदावरी में बसे हुए हैं। वैसे याद रखेंगे कि नासिक किस नदी के किनारे है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हॉर्नबिल त्योहार की बात कर लेते हैं, तो नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, ये 10 दिन तक चलता है, ठीक है, जिसे हम त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। और ये नागालैंड जो है ये हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, और ये पक्षी के नाम पर ही त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि पक्षी के नाम पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नागालैंड का हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर 10 दिनों तक ये मनाया जाता है, जिसे हम त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जानते हैं? तो विजय उत्सव के नाम से हम्पी त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में हम्पी त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, जिसे हम विजय उत्सव के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जानते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को जानते हैं। गंगा सागर मेला की बात कर लेते हैं, तो गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। पुष्कर मेला की बात कर लेते हैं, तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में लगता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव, देखो कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? तो ये उड़ीसा में होता है, ठीक है। कहाँ पर? उड़ीसा में होता है। कंदरिय महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिय महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में स्थित है। कहाँ पर? खजुराहो एमपी में स्थित है। यहाँ गर्भगृह अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था, जहाँ केवल राजा और उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। कंदरिय मंदिर में एक अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था, जहाँ केवल राजा और उनके परिवार या फिर पुजारी ही जा सकते थे, ठीक है। यह मंदिर नागर शैली तथा शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है उसके नाम में महादेव आ रहा है, यानी कि जैसी बात है कि ये शिव मंदिर होगा, ठीक है। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में ये बना हुआ है। इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, जिसे 1986 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। किसको? कंदरिया महादेव मंदिर को। ऐरावतेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं, तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है इसको हम कुंभकोणम यानी कि तमिलनाडु दक्षिण भारत में ये स्थित है, जो कि द्रविड़ शैली में ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो दक्षिण शैली में बनाया गया है। 12वीं शताब्दी में ये चोल शासक राजराजा द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया था। कब? ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये 12वीं शताब्दी में चोल शासक राजराजा द्वितीय के में ये बनाया गया था। 2004 में विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। किसमें? 2004 में विश्व धरोहर में ये शामिल है। प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर लेते हैं, तो प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मकथा ही इनकी आत्मकथा है अन्ना चांडी की, ठीक है। आत्मकथा किसकी है? तो अन्ना चांडी की ये आत्मकथा है। भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ है। आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल सीजेआई कौन है, ठीक है। या फिर भारत की सीजेआई की बात कर लेते हैं, कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश
कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो मीरा साहिब या फिर फातिमा बीवी जो इनको हम कहते हैं, ये इनका नाम है। आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हुई है? तो आत्मवृतांत किसकी कथा है? तो आत्मवृतांत जो है, आत्मकथा किसकी है? तो मणिलाल नन्नूभाई द्विवेदी की है। कौन सी? आत्मवृतांत। मंजिया जलमाची चित्रकथा किसकी है? तो शांताबाई कामले की है। एंती कथा किसकी है? तो कमला सुरैया की है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को है जो विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पियानो दिवस जो है वो 29 मार्च को मनाया जाता है। कब? 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को विश्व राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस की बात कर लेते हैं। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को ये मनाया जाता है। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के रूप में शुरुआत की गई थी। किसकी? विश्व वन दिवस, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। देखो, वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है और 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस जो है वो मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी जयंती जब मनाई जाती है, कब? 2 अक्टूबर को, तभी इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 दिसंबर को ये एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में होती है, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये है। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डिवाइड ट्रेन कॉन्ट्रैक्ट कारोबार किस वर्ष किया गया था? तो 2000 में ये किया गया था। जीएसटी बिल में कितने टैक्स होते हैं? तो जीएसटी बिल में 4 टैक्स होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। एक तो 5%, 5, 12, 18, 28, ऐसे याद रखेंगे। 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28 और तीन तरह के टैक्स लगते हैं, CGST, GST और IGST, यानी कि स्टेट भी लगाता है, सेंट्रल भी लगाता है और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो भी लगाया जाता है। ठीक है। सोने पर टैक्स जो है वो कितने % लगता है? तो सोने पर जो टैक्स है वो 3%, जो GST में नहीं है। सोने पर 3% GST, जो कि GST में नहीं आता है। ठीक है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। GST से संबंधित 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को इसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है। किसको? GST को। इसके आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 269 जो है वो इसका आर्टिकल है। वीडियो बताएंगे आप कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड ना एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि क्या कमी है या फिर क्या सुधार करना चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वैसे जो अपनी सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू ही सीरीज चलेगी और खाकी 3.0 बैच जो है वो कोशिश करेंगे कि उसकी भी क्लासेस जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हो जाता है तो वीडियो एडिट करने में भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है। और बाकी अगर बात करें किसकी PDF काम लेगी तो आप @ लगाएंगे टेलीग्राम चैनल पर जाकर और रैपिड स्टडी लिखेंगे विदाउट स्पीड से, रैपिड स्टडी, और लास्ट में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। ठीक है। बिना स्पेस के लिखना है इतना। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही आइकन जो है वो आपको हमारा छप के आ जाएगा और चैनल को, और आप उससे